सृष्टि जयंत देशमुख, जागृति अवस्थी, प्रेमवदा माधलकर एंड मेनी मोर। दोस्तों, इन सब यूपीएससी टॉपर्स में दो चीजें कॉमन है। पहला, सोशियोलॉजी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी सफलता में, एंड दूसरा, इन्होंने स्लीपी क्लासेस का कंटेंट या फिर टेस्ट सीरीज फॉलो की। दोस्तों, हम अपने सोशियोलॉजी के कोर्सेज में आपको ना सिर्फ रैंक ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि करंट अफेयर अपडेट्स भी साथ साथ ही देते हैं। दोस्तों, आंसर राइटिंग के लिए 120 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। आप उनको लिखिए, इवैल्यूएट करवाइए, फीडबैक लीजिए। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो टेलीग्राम पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड टू टॉप इट ऑल, 1-on-1 मेंटरशिप भी अब आपको अवेलेबल करवा दी गई है। दोस्तों, हमारा एक सपना था कि हम देश के ग्रास रूट से टॉपर्स क्रिएट करें, एंड वो पूरा होता जा रहा है। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, एंड अगर आप अभी भी थोड़ा अनडिसाइडेड हैं तो हमारे YouTube पर जाकर सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट देखिए। बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं, एंड उसके बाद अगर लगता है लेवल थोड़ा रेज करना है, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे क्लासेस में एंड आफ्टरवर्ड्स विद अ टॉप रैंक। नमस्कार, मैं हूं कृतिका मिश्रा और आप सभी मुझे सुन रहे हैं डीकेटी प्लेटफॉर्म पर। मैंने ऑल इंडिया रैंक 66 इस बार यूपीएससी सीएससी एग्जाम में प्राप्त की है, और साथ ही हिंदी माध्यम से ये देश में पहली रैंक है। बहुत सारे लोगों की ये प्रश्न आ रहे थे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और इस परीक्षा को हिंदी माध्यम से किस तरह से पास किया जा सकता है और अच्छी रैंक लाई जा सकती है। तो मैं प्रयास करूंगी अपनी तरफ से कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दिया जा सके। सर्वप्रथम अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो सिलेबस है यूपीएससी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वही हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट है। आप उसको डाउनलोड करके बार बार पढ़िए जब तक वो याद नहीं हो जाता है, और डेली जब आप अपने टारगेट सेट करते हैं तो उससे पहले एक बार आप सिलेबस को अगर देख लेते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी दिशा को सही रखने में मदद करता है। और दूसरी बात, स्ट्रेटजी में ज़रूरी ये आती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार फॉलो करते रहें, चाहे वो मेंस हो या फिर प्रीलिम्स हो। जब आप रात के समय एक बार अगर आधे घंटे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपकी जो तैयारी होती है वो सही दिशा में चलती रहती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा में उतरने से पहले अगर आप अपनी स्ट्रेटजी या रणनीति को पहले से तैयार कर लेते हैं तो वो आपके लिए मददगार सिद्ध होगा, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के आप इस साइकिल में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये एग्ज़ाम 3 स्टेप्स में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तीनों ही स्टेप्स की तैयारी साथ में करनी होती है, और मेन फोकस हमें मेंस पर रखना है, आंसर राइटिंग पर रखना है, क्योंकि जो आपकी रैंक है वो मुख्यतः मेंस की परफॉर्मेंस से ही डिसाइड होती है। तो सबसे पहले मैं जिस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगी वो हमारी मेंस प्रिपरेशन है, उसकी तरफ चलते हैं, और साथ ही आंसर राइटिंग में क्या स्ट्रेटजी रखनी है उसको थोड़ा देखते हैं। मेंस के लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो टाइम फ्रेम है तैयारी का, आपको प्रीलिम्स देने से पहले मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी प्रीलिम्स से पहले ही शुरू कर दें, ताकि कहीं आगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो समय है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं। अगर सोर्सेज की बात की जाए, बुक लिस्ट की बात की जाए, तो हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि हमें अच्छा मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मेरी जो बुक लिस्ट थी उसको मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले GS 1 पेपर को लेते हैं, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर को देखा जाए तो एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, ये NCERT की बुक है और ये हिंदी में भी उपलब्ध है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मैंने इसकी शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जो कवर ना हो पा रहे हो तो नितिन सर की बुक है, वो भी हिंदी में उपलब्ध है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप बुक फॉलो करने की बजाय अगर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कहीं आपको लग रहा है कि किसी बुक में कोई टॉपिक कवर अच्छे से नहीं हो पाया है तो आप ऑनलाइन मीडियम्स की भी सहायता ले सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो बिपिन चंद्रा सर की ओल्ड NCERT है, उसको आप थॉरोली पढ़िए, बार बार पढ़िए, और साथ ही स्पेक्ट्रम का भी आपको यूज करना है, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मददगार अधिक होती है। तो जहां आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ विषय छूट रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। उसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने एक बार पूरा पढ़ा था, तो
कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स में एलिमिनेशन में भी हेल्प मिल जाती है। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेगमेंट है उसके लिए अर्जुन देव सर की एनसीईआरटी है, उसके मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। लगभग 10 पेजेस में मेरा पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था। तो आप एक दो बार बुक को पढ़ करके बहुत ही क्रिस्प नोट्स उसके तैयार कर लीजिए, तो वो आपके लिए हैंडी रहेगा रिवीजन में जब हम मेंस लिखने जा रहे होते हैं उस समय। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो उसमें एनसीईआरटीज हैं 6th से 12th, और जो 11th-12th की एनसीईआरटी है वो ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार पढ़िए। साथ में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वो आप जीसी लियोंग से भी कवर कर सकते हैं अगर आपको सुविधा हो, नहीं तो एनसीईआरटीज इनफ है उसमें। साथ में मैपिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप आप 10 से 15 सेकंड में उसको जितना जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ज्योग्राफी सेगमेंट में ही नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं हिस्ट्री में भी। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि पिक्टोरियल ग्राफ यहाँ दिया जा सकता है तो आप मैप बनाने में जरा भी मत हिचकिचाइए। मैंने हिस्ट्री में भी इवन अगर कहीं पर जैसे आर्ट फॉर्म्स हैं तो उसको इंडिया के मैप पे अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो वो एक कैची लगता है और आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा उसमें गेन करने में मदद मिल जाएगी। इंडियन सोसाइटी की जहाँ तक बात है तो उसके लिए भी 11th-12th की एनसीईआरटी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन मीडियम से मैंने सेगमेंट वाइज नोट्स बना लिए थे। आप वल्नरेबल सेक्शंस को लेते हुए कुछ नोट्स बना सकते हैं, जैसे सोशल जस्टिस को भी यहाँ अगर हम साथ में जोड़ देते हैं तो सोसाइटी और सोशल जस्टिस को साथ में लेते हुए हम इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो वो नोट्स आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे। ऑनलाइन मीडियम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, तो उससे आप अपने बहुत ही हैंडी क्रिस्प नोट तैयार कर लीजिए। अगर पेपर सेकंड की बात की जाए तो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत उसको बार बार पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है। मैंने बहुत बार रिवीजन किया था एम लक्ष्मीकांत का। साथ में जो हमारी करंट अफेयर्स मटेरियल है उसको आप बुकलेट्स ले सकते हैं, आप मेंस 365 ले सकते हैं या फिर कोई और भी अगर उपलब्ध हो, और उसके भी बहुत ही बुलेट पॉइंट्स में आप नोट्स अगर बना लेंगे तो आपको रिवीजन करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि 365 को आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, थोड़ा बल्कि होता है। नोट्स कैसे बनाने उस पर अभी विस्तृत बात करूँगी। इसके बाद आईआर सेगमेंट आता है, वो भी आपको पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड ही तैयारी करनी है। आप जो हमारी सरकारी वेबसाइट्स हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। साथ में संसद टीवी बहुत ही सहायक है आईआर सेगमेंट में, और आपको हमेशा भारत सरकार के पक्ष के साथ आईआर में जाना है। आपको किसी भी तरह से एक्टिविस्ट नहीं बनना है, आप भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपना समय इधर उधर व्यर्थ ना करें और आईआर को बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में तैयार करें। इन सब के बाद मुझे लगता है कि इकोनॉमी में जब हम आते हैं तो मृणाल सर के नोट्स वो ना सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए बल्कि अगर आपका गुजराती माध्यम है, मराठी माध्यम है, तो मृणाल सर के नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने उनको ही फॉलो किया था इकोनॉमी के लिए। साथ में जो हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको अगर आप समरी ले लेते हैं तो बार बार समरी पढ़ लें। मैंने प्रीलिम्स के पहले भी और मेंस के पहले भी लगभग 2-3 बार इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ी थी। वो हिंदी में आसानी से उपलब्ध है, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, किसी भी संस्थान की समरी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात की जाए तो मैंने शंकर आईएएस एक बार पढ़ी थी, वो आप एक बार देख लीजिए तो कहीं ना कहीं एक आइडिया अच्छा हो जाता है कि एनवायरनमेंट में क्या कैसे करना है। लेकिन जो मेन तैयारी है वो आपकी होगी करंट अफेयर्स बेस्ड। करंट अफेयर्स के लिए आप मेंस 365 ले सकते हैं। मैंने 2 साल की मेंस 365 एनवायरनमेंट की उनके नोट्स अच्छे से तैयार कर लिए थे, तो वो मेरा वहाँ से पूरा तैयार हो गया था। इसके अलावा साइंस एंड टेक पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड है। आप जनरल साइंस जो आसपास चल रहा है बस उस पर ध्यान रखिए, और बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो अच्छे आर्टिकल्स निकालती हैं उन पर आप ध्यान रखिए। अगर आप 2-3 ऐसी साइट्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो उसके माध्यम से आप करंट अफेयर्स बेस्ड साइंस एंड टेक की भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ में बुकलेट्स तो हैं ही, तो बुकलेट्स का आप शॉर्ट नोट्स जितना तैयार कर सकें वो आप तैयार कर सकते हैं। जो पेपर 4 है एथिक्स, उसके लिए मैंने एक तो जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन एक डायरी में नोट की थी। 2 से 3 लाइन में हर टर्म को आप कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं
और फिर उसको बार बार पढ़ के एक तरह से याद कर लीजिए। और उसके बाद एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स के पेपर। तो उसके लिए मन की बात एक अच्छा सोर्स है। आप मन की बात जो उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी केस स्टडीज आती हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एक जगह उनको अगर साल भर एकत्रित करते रहते हैं तो लास्ट में वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसके बाद हम लोग आते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर कि मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो मेरी अप्रोच यहाँ ट्रेडिशनल से थोड़ी अलग थी। मैंने पूरी चीज़ पढ़ करके फिर उसको 3 घंटे में लिखना, इन सब के बजाय मैंने नोट्स और आंसर राइटिंग को एक साथ लेकर के इंटीग्रेटेड वे में तैयारी की। मतलब मैंने जो नोट्स बनाए वही मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी। जैसे मैंने एक सेगमेंट को पकड़ा, उसको मैंने 2-3 सोर्सेज से पढ़ा, उसके बाद मैंने मेंस 365 से हेडिंग्स ली, यानी कि टॉपिक्स कौन से कवर करने, और उन पर मैंने अच्छे नोट्स बनाए। आप उन नोट्स को 3 से 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्रोस एंड कॉन्स, उसके बाद चैलेंजेस और लास्ट में वे फॉरवर्ड। इतने सेगमेंट्स में आप अपने नोट्स तैयार करिए और वही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि मैंने चीज़ों को पढ़ करके फिर अपने आप अपनी भाषा में उन नोट्स को लिखा। उसके बाद आप 3 से 4 घंटे बाद उन नोट्स को चेक करिए और उसमें वैल्यू एडिशन कर लीजिए। अगर आपको किसी वेबसाइट से कुछ और पॉइंट मिल रहा है उस टॉपिक पर, तो उसको साथ में किनारे लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लिख भी रहे हैं, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ में आपके नोट्स भी तैयार होते जा रहे हैं। लगभग 800 टॉपिक्स मेरे 2 साल में तैयार हो गए, और उन टॉपिक्स को मैंने, क्योंकि वो मेरी हैंड राइटिंग में लिखे हुए थे और कंसाइज वे में लिखे हुए थे, बहुत बार रिवाइज किया। तो जब मेंस आप लिखने जाते हैं तो ऐसे में ये जो नोट्स या आपके आंसर्स होते हैं ये आपको वहाँ बहुत हेल्प करते हैं। और ये पहला स्टेप है। जब आप रिवीजन करते हैं तो दूसरे स्टेप में एक वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए जाते हैं, जो मैंने किए थे। उसमें मैंने क्या किया था कि एक A4 साइज पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और फिर मैंने जब अपने नोट्स को ही दोहराया तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे निकले जो मुझे लगा मुझे याद नहीं हो रहे हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 पार्ट्स बनाए पेज में, और जो पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे कि मुझे बार बार दोहराने के बाद भी याद नहीं हो रहे हैं उनको वहाँ पर लिख लिया। इससे ये हुआ कि लगभग हर पेपर में 15-20 पेजेस में मेरे बहुत ही कंसाइज और बहुत ही छोटे वो नोट्स तैयार हो गए, जो बस पेपर देने जाने से पहले एक बार दोहराने को। तो उससे ये हुआ कि रिवीजन बहुत आसान हो गया और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत अच्छे तैयार हो गए। टॉपिक्स वही हैं, रिपीट होते हैं, और आपको मेंस में उनको लिखना होता है। ऐसे में जब मेरे कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन तैयार थे तो मेंस आंसर राइटिंग में मुझे ज़्यादा समस्या नहीं हुई, और बहुत ही समय के भीतर मेरे सारे पेपर्स आसानी से मेंस के पूरे हो गए। मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एग्जाम हॉल में क्या करना है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पेन कौन सा यूज़ करना है, ये प्रश्न बहुत आता है। तो मुझे लगता है कि आप जेल पेन का यूज़ करें, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी आदत है डॉट वगैरह से लिखने की, तो आप अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। मैंने जेल पेन का ही यूज़ किया था, और मैंने ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन्स का यूज़ किया था। अगर आप चाहें तो जो डायग्राम्स हैं उनको ब्लैक से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में जब मेंस आंसर राइटिंग आप एग्जाम हॉल में कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपको तभी आएगा जब आपने पहले से वो जो नोट्स तैयार कर रखे हैं, जो आंसर राइटिंग कर रखी है, उसमें आपने इन सबको इनकलकेट किया हो। तो वहाँ एग्जाम हॉल में आपको याद आता रहता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट पर ये डायग्राम मेरा तैयार है या ये मैप तैयार है, और उसको आप विदिन सेकेंड्स वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेंस आंसर राइटिंग हो गई। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं प्रीलिम्स पर। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि जो मेंस के सोर्सेज हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बस अपनी अप्रोच को थोड़ा सा अलग करना है। जब आप PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे प्रीलिम्स के, तो आपको समझ आएगा कि एलिमिनेशन टेक्निक प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करती है। हालांकि UPSC कैन बी ट्रिकी, तो आपको अपना थोड़ा स्मार्टनेस वहाँ पर रखनी है, एग्जाम हॉल में अपना धैर्य बनाए रखना है।
प्रीलिम्स के लिए जो बुक लिस्ट है वो तो सेम ही है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने से ज़्यादा समय उसको एनालाइज करने में दीजिए। जब आप एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे नए पॉइंट्स हैं जो आपके तैयारी में जुड़ते जाएंगे। तो मेरा ये रहता था कि सॉल्यूशन जो होता था मॉक टेस्ट का उसको मैंने मेन माना, उसको हाईलाइट किया, और एनालिसिस में अगर 3 घंटे जा रहे हैं तो फिर उसके बाद मैंने आधे घंटे में उसका रिवीजन भी किया 2-3 बार। तो अगर आप 20 मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो 20 लीजिए, लेकिन उसको बहुत गंभीरता के साथ रिवाइज करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, वही आपके प्रीलिम्स में स्कोर को आगे बढ़ाएगा। टाइम मैनेजमेंट पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। टाइम कैसे मैनेज करना है, डेली शेड्यूल क्या रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप घंटों में अपनी पढ़ाई को ना आंकें, उसकी बजाय आप किस तरह से अपने टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं। दिन में अगर आपने कोई सेगमेंट निर्धारित किया है कि ये वाला टॉपिक आज पूरा करना है, तो आप उसको पूरा करिए, और जब आप उसको पूरा कर लें और थोड़ा सा समय अगर दिन में बचा हो 2-3 घंटे, तो उसके बाद उससे संबंधित PYQs देख लीजिए, या फिर कोई मॉक टेस्ट। लगभग 50 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के और 1-2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए आप देख लीजिए मेंस के। तो आपका वो टॉपिक बहुत स्ट्रांगली तैयार हो जाता है, और यही आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए। रात के समय एक बार रिव्यू कर लीजिए आपका दिन कैसा गया है और आगे उसमें कैसे सुधार हो सकता है, क्योंकि हर दिन आप जब थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते हैं तो रिजल्ट बड़ा आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने टाइम को जिस भी तरह से मैनेज कर रहे हैं उसमें लगातार सुधार होता है। करंट अफेयर्स कहाँ से फॉलो करना है, ये हिंदी माध्यम में एक बड़ी समस्या है। मैंने ओनली IAS को फॉलो किया था। बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर से जो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं वो ओनली IAS में कवर हो जाते हैं, और साथ ही जो उनका समझाने का तरीका है वो हमारे भारतीय भाषा माध्यम के सभी अभ्यर्थियों को आसानी से समझ आ सकता है। तो आप ओनली IAS को फॉलो कर सकते हैं। उसमें एडिटोरियल एनालिसिस और प्रीलिम्स बूस्टर, ये 2 सेगमेंट्स मैंने फॉलो किए थे। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मैंने डेली पढ़ा है, और मैंने ये भी कोशिश की है कि इंडियन एक्सप्रेस में कोई ऐसा पॉइंट अगर मिल रहा है जो मेरे ऑप्शनल में यूज़ हो सकता है। मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, और मैंने हिंदी साहित्य में प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इंडियन एक्सप्रेस से निकाले और सीधे सीधे उनको कोट किया है अपने आंसर में हिंदी साहित्य के पेपर में। इसी तरह से अगर वैसे तो जो कंपाइलेशंस आते हैं वो न्यूज़पेपर को कवर कर लेते हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिला है, कोई एग्जाम्पल मिला है जिसे आप एस्से में या फिर एथिक्स में कोट कर सकते हैं, तो एक डायरी बना लीजिए। आप न्यूज़पेपर पढ़िए और उन सारे एनेक्डोट्स को, उन एग्जाम्पल्स को एक जगह पर नोट करते रहिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन्स आती हैं आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी संस्था की डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने विजन IAS को फॉलो किया था, और आप मंथली कंपाइलेशंस को पढ़िए और उसके बाद उनको हाईलाइट करते रहिए। आप 1 बार या 2 बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो नोट्स हैं वो मैंने PT 365 और मेंस 365 से ही बनाए थे। तो मंथली कंपाइलेशन आप पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक आइडिया रहता है, जब आप डेली करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं तो आसानी हो जाती है, लेकिन जो अपने नोट्स तैयार करने हैं वो आप 365 से कर सकते हैं। CSET एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भारतीय भाषाओं और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए भी। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस CSET में बहुत आवश्यक है। अगर वीक में आप 2 घंटा भी डेडिकेशन के साथ CSET में दे सकते हैं तो वो आपको, क्योंकि सिर्फ आपको कट ऑफ नहीं, इसमें कट ऑफ नहीं होता है, आपको सिर्फ 66 मार्क्स के लगभग लाना है, 66-67, तो वो आसानी से आपका कवर हो जाएगा अगर आप डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं। रीजनिंग है, मैथ्स है, और साथ में जो कॉम्प्रीहेंशन है उसकी प्रैक्टिस ही की जा सकती है। तो आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो ये बड़ी बाधा नहीं रहेगी। जो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है तो उस समय ऐसा लगता है कि CSET नहीं हो पाएगा, तो आप साल भर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर 1 प्रीलिम्स में पास हो जाता है, लेकिन CSET विशेष रूप से हिंदी माध्यम के लिए एक चुनौती बन जाता है। तो प्रैक्टिस को जारी रखिए, इसमें यही किया जा सकता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। प्रीलिम्स में एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। अगर आप 80 to 90 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कट ऑफ को पार करने का, लेकिन ये सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग भी हो सकती है। तो जब आप मॉक दे रहे हैं
तो जो एक कंपोजिट मॉक आता है जिसमें एक तरह से जो प्रीलिम्स में आप फेस करने वाले हैं उसी को उस मॉक में दिया जाता है, सब्जेक्ट वाइज नहीं, सेक्शनल नहीं, कंपोजिट मॉक। उसको आप कम से कम अगर 3 से 4 ऐसे कंपोजिट मॉक करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी कि आपका स्कोर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर सही आ रहा है, क्योंकि प्रिसीशन सबका अलग अलग होता है। मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं 80 क्वेश्चन से 90 के बीच में करूँगी, और ये मुझे ये भी था कि जब पेपर आएगा सामने तो वहाँ पर ये सुनिश्चित हो पाएगी कि किस लेवल का पेपर है। तो मैंने ये भी दिमाग में माइंडसेट बना रखा था कि वहाँ पर त्वरित जो निर्णय है वो लिया जा सके। इसके अलावा मेरा जो सॉल्विंग पैटर्न होता था वो 3 स्टेप्स में होता था। पहले स्टेप में मैं जो क्वेश्चंस 100% मुझको पता है कि इसका आंसर आ रहा है उसको मैं टिक कर लेती थी। साथ में एक वो क्वेश्चंस जिनमें थोड़ा गेस किया जा सकता है, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है, उनको मैं अपने क्वेश्चन पेपर में साथ में लिखती रहती थी। किसी तरह का मार्क करने की बजाय मेरे लिए सही रहता था कि उसको एक जगह लिख लिया जाए। और तीसरे वो जो बिल्कुल भी मुझे कोई गेस नहीं है और मुझे उसमें वाइल्ड गेस लेना भी नहीं है तो उसको मैं अलग से लिख लेती थी। तो इस तरह से 3 सेगमेंट्स में मेरा पूरा प्रीलिम्स का पेपर डिवाइड हो जाता है ना। तो पहला तो जो आ रहे हैं उनको आप टिक कर लीजिए, फिर दूसरे में आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करिए, गेस करिए, क्योंकि बहुत ही स्मार्ट गेसेस यूपीएससी प्रीलिम्स में आवश्यक हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा एग्जांपल की बात करूं, एक किसान क्रेडिट कार्ड का एक क्वेश्चन आया था और उसमें था कि आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात की गई थी। तो आप उस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, बहुत ही स्मार्टली अगर आप उसमें इतना ध्यान दे सकते हैं कि जब आप वेयर हाउसेस बना रहे हैं, जब आप कोई ड्यूरेबल एसेट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट की ज़रूरत होगी शॉर्ट टर्म की बजाय, और उस ऑप्शन को अगर आप स्मार्टली एलिमिनेट कर ले जाते हैं तो आपका सही आंसर आ जाता है। तो इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके आप प्रीलिम्स में थोड़े गेस करिए, वो ज़रूरी है क्योंकि वहाँ आपकी स्मार्टनेस ज़्यादा चेक हो रही है। और साथ में वाइल्ड गेसेस बिल्कुल भी मत करिए। जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ कोई टेक्निक नहीं लग रही है वहाँ प्लीज़ उसको छोड़ने में ही समझदारी है। तो छोड़ना 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आसानी से प्रीलिम्स में छोड़े जा सकते हैं। डेली मेरा शेड्यूल क्या रहता था और मैंने पूरे वर्ष भर कैसे तैयारी की, तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगी कि आप जब कोई सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा कवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरे साथ ये होता था कि पेस बनाने में ही मेरा लगभग 1 से 1.5 घंटा चला जाता था। तो अगर मैंने एक सब्जेक्ट उठाया है तो मैं ये कोशिश करती थी कि पूरे दिन मैं उसको ही समय दूं और उसको ही बहुत सारे सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से PYQs के साथ पढूं और कवर करने की कोशिश करूं। तो आप भी ये देख सकते हैं कि आप 3 से 4 सब्जेक्ट 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं, उसकी बजाय ये मेरी स्ट्रेटजी या ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि आप एक सब्जेक्ट को फोकस में रख करके एक दिन उसको पूरा दें, क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट होता है इतनी जल्दी स्विच करना सही नहीं रहता है। जब आप तैयारी कर रहे हैं उस समय आप आसानी से एक सब्जेक्ट को फोकस में रख करके दिन भर तैयारी करें, लेकिन हाँ जब आप प्रीलिम्स के पास आ रहे हैं या फिर मेंस आप पास आ गया है तो उसमें अपने माइंड को आप थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी स्विचिंग हो जाए सब्जेक्ट्स के बीच में। इसके अलावा सोशल मीडिया सबका अपना अपना संदर्भ रहता है। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपको कहीं ना कहीं कूल डाउन होने में और सोशलाइज होने में मदद कर रहा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था प्रिपरेशन के दौरान, और टेलीग्राम ही था वो सोर्स और व्हाट्सएप थोड़ा बहुत, जिसके माध्यम से मैंने सोशली थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश की। बाकी मेरा इसमें कोई ज़्यादा एक्टिवेशन था नहीं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि समय बहुत बर्बाद नहीं हो रहा है तो आप आसानी से सोशल मीडिया में भी एक्टिव रह सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। एग्ज़ाम के दौरान आपको हेल्दी रहना है, फ्रेश रहना है, अच्छी नींद लेनी है, साथ में आप फ्रूट्स वगैरह लेते रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपका माइंड फ्रेश अप रहे और आप एनर्जेटिक फील करें। तो मैंने अच्छी नींद की कोशिश की थी और साथ में प्रीलिम्स के पहले मुझे लगता है कि एक रात पहले 2 रात पहले नींद आना बंद ही हो जाती है। तो आप अपने क्लॉक को थोड़ा इस तरह से डिसाइड कर लीजिए
कि आप 15 दिन पहले से इस तरह का शेड्यूल अपना बना लीजिए कि जो एग्ज़ाम टाइम है उस समय आपको नींद ना आए और रात के समय अच्छे से नींद आ जाए। तो मैंने 15 दिन पहले से ये कोशिश की थी कि जो अपना शेड्यूल था पूरा चेंज करके, क्योंकि पहले मैंने जो प्रिपरेशन की है उसमें मैंने रात भर जाग करके पढ़ाई की और जब एग्ज़ाम आने लगा तो 15 दिन में मैंने अपना शेड्यूल शिफ्ट करके रात में सोने का और जो एग्ज़ाम टाइम था उसमें जगने का बना लिया। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं, इससे ये रहेगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। बहुत सारी असफलताएं जब मिलती हैं तो उसके पीछे हमें एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं। बहुत सारा ऐसा मटेरियल है हिंदी माध्यम में जो आपको उपलब्ध हो सकता है लेकिन उसकी कोई गुणवत्ता कम है या उसकी महत्ता कम है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। फिर जैसे मैंने कुछ टॉपर्स की टॉक सुनी, DKT प्लेटफॉर्म का भी यूज़ किया और उसके माध्यम से मैंने जो सोर्सेस थे उनको फिर चयनित किया। तो आप भी ये कोशिश करें कि अपने सोर्सेस को थोड़ा वाइजली चूज़ करें और अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गलती हो रही है तो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने में ज़रा भी ना हिचकिचाएं। मैंने 1 महीने जैसे एक स्ट्रेटजी फॉलो की और मुझे लगा कि मेरे मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर रिज़ल्ट कम आ रहा है, तो मैंने उसमें लगातार सुधार किया। तो जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को अपडेट करते रहते हैं तो जो गलतियां हो रही होती हैं उनमें सुधार होता रहता है। प्रीलिम्स के लिए अगर मॉक टेस्ट की बात की जाए तो मैंने लगभग 20 मॉक्स लगाए थे, पिछली बार भी और इस बार भी। आप भी लगभग 20 से इससे ज़्यादा मॉक्स मुझे नहीं लगता लगाने चाहिए, क्योंकि आपको उन मॉक्स को रिवाइज भी करना है। तो कोशिश करें कि जितने भी आप मॉक्स लगा रहे हैं उनको रिवीजन पर आप ज़्यादा ध्यान दें और मास हिस्टीरिया के पीछे ना भागें कि सब लोग अगर 50 मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मुझको भी 50 देने चाहिए, डेली एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। इस तरह से ना अपनी प्रिपरेशन को गति दें। आप उसकी बजाय जितने भी मॉक्स लगाएं उनको बार बार रिवाइज करें। मेंस में जैसा कि मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज़ की बजाय मैंने 365 पर फोकस किया, वहाँ से टॉपिक्स लिए और उनकी डिटेल्ड नोट्स बनाए। तो आप भी ये कर सकते हैं कि आंसर राइटिंग को नोट्स मेकिंग के साथ इंटीग्रेट कर लें और मेंस की इस तरह से तैयारी करें। उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ का यूज़ किया, लेकिन सिर्फ माइंड मैप्स बनाने में, क्वेश्चंस को फ्रेम करने में, क्योंकि मेरे नोट्स जो थे वो 365 के आधार पर पहले से तैयार थे। इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। साथ में करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से ली थी और डैफ की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसे में आप भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर अपने किसी सीनियर से थोड़ा एडवाइस ले करके अपने डैफ को बहुत अच्छे से तैयार करें। उसमें जो भी टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं वो एक तरह से आपका फेस है बोर्ड के सामने, तो आप उसको जितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर जो आपकी प्रिपरेशन है उसको भी पूरी तरह से डैफ बेस्ड रखें। अगर आपने कोई अपनी हॉबी, जैसे मैंने अपनी हॉबी अगर क्रिएटिव राइटिंग रखी है, तो मेरा जो रियल इंटरव्यू था UPSC बोर्ड में, उसमें क्रिएटिव राइटिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मेरा बालश्री अवार्ड था तो उससे भी चेयरपर्सन मैम ने क्वेश्चंस पूछे। तो जब आप अपने डैफ को तैयार कर रहे हैं तो उसके एक एक टर्म की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने डैफ में कुछ भी ऐसे ही लिख दिया। तो डैफ बेस्ड आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मॉक्स हेल्प करेंगे आपकी अगर मॉक बोलते समय किसी तरह की इशू आ रहा है या कोई बात है तो वो आपको मॉक से पता चल जाएगा। तो आप अगर 2-3 मॉक्स दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प हो जाती है। इंटरव्यू में इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए कि जब आप मॉक देने के लिए जा रहे हैं तो सामने से आपको बहुत सारी एडवाइसेस मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं आप थोड़ा मुस्कुराइए, कुछ कहते हैं आप ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, कम मुस्कुराइए। तो इस तरह से जो बातें होती हैं उस पर थोड़ा ध्यान कम देते हुए आपको UPSC बोर्ड के सामने बिल्कुल नेचुरल रहना है। आप जितना ज़्यादा खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर सामने से एडवाइस आ रही है तो उसमें भी आप अपने डिस्क्रिशन का यूज़ कर सकते हैं। विवेक के साथ आपको जो लग रहा है कि फॉलो किया जा सकता है उसको फॉलो करिए। कहीं से भी आर्टिफिशियल पर्सनालिटी नहीं लगनी चाहिए UPSC बोर्ड के सामने।
आप जैसे हैं, आपने जिस माध्यम से पढ़ाई की है, आपकी जो पृष्ठभूमि है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप स्वयं बन करके यूपीएससी बोर्ड के सामने जाइए, ना कि कोई और। साथ में थोड़ा यूट्यूब में इंटरव्यू के संदर्भ में बहुत सारी बातें होती हैं जो सही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि सीढ़ियाँ कितनी थी या अंडे का छिलका, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस यूट्यूब पे रहते हैं। तो ये सब कुछ सत्य नहीं है। बहुत ही सामान्य वार्ता होती है यूपीएससी बोर्ड में जब आपका इंटरव्यू होता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। बहुत ही नेचुरल सामान्य बातचीत होती है, तो इस तरह के जो बातचीत है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए जो यूट्यूब पे बहुत प्रचलित है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप इस सेवा में आना क्यों चाहते हैं। बहुत से लोग अगर गाड़ी बंगला या फिर आपको जो सैल्यूट्स मिलते हैं उसके लिए इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं इस पूरे 1 साल के दौर में कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये सुनिश्चित रखें कि आप वास्तव में इन सेवाओं में आना क्यों चाहते हैं, आप किन क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं, आपका क्या विज़न है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना मोटिवेशन ग्रहण करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा पूरी जर्नी में। साथ ही में मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो सोर्सेज हैं, जो टॉपर्स की टॉक रहती है, उसने मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद की। और मैं आप सबको भी ये सुझाव दूंगी कि आप अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि डीकेटी है उनको फॉलो करते हुए अपनी बुक लिस्ट को, अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन रखिए। और साथ में जो एडवाइस है विशेष रूप से जो हमारी फीमेल एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए, कि कहीं से भी आप डरिए नहीं, अपने साहस को बनाए रखिए। समाज में हमारे लिए जो चुनौतियां हैं वो तो है ही, लेकिन अपने संकल्प से, अपने साहस से आप उन चुनौतियों को पार करिए। और जिस तरह से इस बार भी बहुत सारी टॉपर्स हैं जो फीमेल हैं, उससे प्रेरणा ग्रहण कीजिए और इस परीक्षा को पास करने में अपनी पूरी मेहनत दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।